स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं साधारण ब्याज की एक और क्लास। दोस्तों, यह क्लास आज हमारी साधारण ब्याज की लास्ट क्लास होगी। हमने 5 क्लासेस मतलब इस क्लास को जोड़कर 5 क्लासेस आज की हैं और हमने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टाइप थे उन्हें कवर करने का प्रयास किया है। जरूर इनमें से आपके आने वाले पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके पेपर का पार्ट बनेगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 3600 रुपए को दो भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% की दर पर 2 वर्षों में ब्याज और दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। यानी कि 3600 रुपए को दो प्रकार से बांटा है, मतलब दो भागों में बांटा है। पता नहीं कितना कितना बांटा है, ऐसा नहीं बोलना है कि 1800 बांटा है, नहीं ये नहीं बोला है। उसने बोला है कि इस तरीके से बांटा है कि 3% के हिसाब से 2 वर्ष में और 4% के हिसाब से 3 वर्षों में ब्याज जो है वह समान प्राप्त होता है। तो उसने पूछा है कि 4 के हिसाब से कितना दिया था। भाई पहले हमें मालूम करना है कि आखिर ये जो आपने राशि बांटी है वह किस रेशियो में बांटी है, यानी कि मूलधन का अनुपात है क्या, कितना कितना देना है। कभी भी कोई राशि का बंटवारा करते हैं तो उसका एक निश्चित अनुपात होता है। अब हमें क्या मालूम कि 3600 को कैसे बांटा गया। तो दोस्तों, इसकी जब हमने पहली क्लास की थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई ब्याज क्या होता है। ब्याज होता है दर गुणा समय। कैसे होता है याद नहीं करना है, आपको समझना है। जैसे मान के चलो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 10% लगा, तो 2 वर्ष के लिए तो साधारण ब्याज जो होता है वह फिक्स होता है, मैंने बताया था, इसलिए इसको साधारण ब्याज बोलते हैं। 1 वर्ष जितना ब्याज लगेगा अगले वर्ष भी उतना ही लगेगा अगर आपकी दर वही है। तो दर तो समान है। यहाँ पे 3% के हिसाब से 2 वर्ष तो ब्याज कितना लगेगा, टोटल 6%। 1 वर्ष का 3 तो 2 का 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्याज जो होता है वह होता है दर गुणा समय। तो अब हमें नहीं पता कि 3600 को उसने कितने कितने भागों मतलब किस किस हिसाब से दिया है। 3600 के कैसे आधा आधा दिया है या 2000 और 1600 दिया है। तो हमें लिख लेना है कि पहला भाग ये रहा हमारा पहला भाग। पहला भाग जो दिया है उसने किस हिसाब से दिया है, 3 गुणा 2, मतलब कि 3 तो दर है और 2 वर्षों के लिए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6%। क्यों? क्योंकि दर मतलब ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है दर गुणा समय। दर गुणा समय 1 साल का 3% तो 2 साल पर 3 दूनी 6% दिया होगा और मिलता किस पे है, मूलधन पर। तो पहला हिस्सा मूलधन हमने ये लिख लिया। आपको लिखना है तो आप लिख लो कि पहला मूलधन है ए, एक राशि है ए। अब 3600 को दो भागों में बांटा है तो पहला भाग हो गया ए को दिया है 6% पर। 1 साल की 3 है तो 2 की हो गई 3 दूनी 6। अब इस हिसाब से मिलने वाला ब्याज। और दूसरा क्या है, दूसरा भाग क्या है, 4% की दर से 3 वर्ष तो 4 1 वर्ष का 4%, तो 3 वर्ष का 4 दिया 12। तो क्या हम यहाँ पे 12% लिख सकते हैं? जी सर। 12% ब्याज मिलेगा दूसरे भाग पर। दूसरे भाग का ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन का। मूलधन पर ब्याज मिलता है। पहला मूलधन है ए और दूसरा मूलधन है बी। बस आपको इतना लिखना है, ए का 6% और बी का 12%। ऐसे ब्याज मिला। 12 कहां से आ गया, दर गुणा समय ब्याज होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहां से आपको मिल जाएगा अनुपात। प्रतिशत की वैल्यू नहीं लिखना है, प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पे आपका चला गया, 6 से जाएगा 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि ए बटे आएगा बी। नीचे क्यों आएगा, क्योंकि बी का हो रहा है यहाँ पे गुणा। जब इस साइड लेके आओगे तो नीचे आएगा। ठीक उसी प्रकार 6 को जब आप वहां ले जाते तो काटते, इसलिए मैंने आप यहीं काट दिया। तो सामने क्या बचा है, सामने बचा है 2 और इस एक का यहाँ पे गुणा हो रहा है, बराबर के साइड उस साइड ले जाओगे तो देखो नीचे आएगा ना। तो देखो अनुपात बन गया, ए का अनुपात है 2 और बी का अनुपात है 1, यानी कि यह हमें राशि का मूलधन का क्या मिल गया, अनुपात। ठीक है ना। मूलधन का क्यों, क्योंकि मूलधन पर ही तो ब्याज मिलता है। मूलधन का 3% के हिसाब से 2 वर्ष का तो 3 दूनी 6। दूसरा मूलधन है बी, बी का मूलधन का 12%, 4 दिया 12, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 6 का पक्षांतर करोगे नीचे आएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इस तरीके से आपको काटना सीखना है ताकि आपका समय बचे। फिर हमने पक्षांतर किया, ए की वैल्यू, ए के सामने क्या बचा है 2, इस बी को नीचे ले आए, पक्षांतर किया, ऐसे ही एक गया उस साइड बराबर के, तो यहाँ गुणा हो रहा है उस साइड जाके नीचे आएगा।
ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू है 1। इस प्रकार से दोनों का हिस्सा कितना हुआ, ए और बी का अनुपात हमें मिल गया है 2 और 1, तो कुल राशि कितनी हो गई 3। ये मूलधन है, कुल मूलधन है 3। उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से कुल मूलधन है 3600। हमारे हिसाब से कुल मूलधन है 3 गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए हमें 4% की दर पर दिया गया धन। तो 4% की दर पर हमने कौन सा धन दिया था, दूसरा भाग, दूसरा भाग यानी बी। तो बी की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1 की वैल्यू चाहिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 शून्य का 2 शून्य, 1200 गुणा 1 कराएंगे, आंसर आएगा 1200। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी। दर गुणा समय ही होता है ब्याज, याद रखना है आपको। 8200 को दो भागों में इस तरह विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि और दूसरे भाग पर 7 की दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज जो है वह बराबर है। तो हमने कहा क्या पता क्या है मूलधन 8200 टोटल है, लेकिन कितना 10 के हिसाब से दिया है और कितना 7% के हिसाब से दिया है, इसको बांटने के लिए हमें चाहिए मूलधन का अनुपात। तो देखो हमने मान लिया कि पहला मूलधन है ए पर दिया है 10% के हिसाब से 4 वर्षों में, तो हो गया 40%, बराबर ये ब्याज हो गया। ब्याज होता है मूलधन का जितने प्रतिशत आपको निकालना है वही तो ब्याज होता है। ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन पर, और दर गुणा समय। 1 साल का 10 तो 4 का 40% हुआ, जी हुआ। ठीक उसी प्रकार से दूसरा भाग है बी, और बी का कितना मिलना है, बी मूलधन है, दूसरा मिलना है 7 के हिसाब से 6 का, सक्षम हो गया हमारा 42%। हो गया ना। अब क्या करना है, प्रतिशत हटाने की जरूरत नहीं है, यहां भी 100 आएगा, यहां भी 100 आएगा, पक्षांतर करेंगे 100 से 100 कटेगा। तो ये हमें चीजें अभी से सीखना है, तब तो हम एसएससी जीडी कांस्टेबल जैसे एग्जाम में इन चीजों को अप्लाई करके समय बचा पाएंगे। आपको मालूम ही होगा कि 60 मिनट में वहां आपको 80 क्वेश्चन फेस करने हैं, जिनमें से 40 तो मैथ और रीजनिंग के हैं। तो अगर आपका तरीका अच्छा नहीं हुआ, आपने टाइम नहीं बचाया, तो आप टाइम मैनेज करेंगे कैसे। तो ये देखो प्रतिशत से प्रतिशत गया, ये यहां से कटता है, काट लीजिए, लेकिन अगर कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है तो मैं बता देता हूं। ए बी का गुणा हो रहा है, इस साइड लेके आओगे तो देखो भाग में आएगा यानी नीचे, बराबर सामने क्या बचा है 42, और इस 40 को उस साइड लेके जाओगे तो देखो नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आएगा सर, 40 यहाँ गुणा है, पक्षांतर में जाके भाग होगा, कटता है काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये 2 से जाएगा 20 बार, 21/20। ए बटे बी लिखो या फिर लिखो आप ए अनुपात बी। तो देखो इनके रेशियो आ गए, इसका अनुपात है 21 और इसका है 20। ये देखो मतलब ए 21 रुपए है और बी दूसरा भाग 20 रुपए है, तो टोटल हो गए आपके 41 रुपए। ये आ गया आपका कुल मूलधन। उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से कुल मूलधन दिया है हमें 8200। प्रश्न के हिसाब से कुल मूलधन है 8200, हमारे हिसाब से कुल मूलधन है 41। चाहिए क्या है, पहले भाग की राशि। पहला भाग हमने ए माना था और ए की वैल्यू है 21, यानी आपको यहाँ 21 बताना है। 41 एकम 41 दूनी 2 शून्य का 2 शून्य, 21 दूनी 4200 हमारा आंसर है। 2 विकल्पों में हो गया है दोस्तों, हो जाता है कई बार, आपको पहला विकल्प मतलब पहला ऑप्शन सही कर लेना है, उसमें कुछ होगा कुछ और होगा। तो आंसर है हमारा 21 दूनी 42। ठीक है ना, चलिए 8280 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 2 सही 1/2% दर पर 3 सही 1/2 वर्षों के लिए, मतलब 3.5 वर्षों के लिए। आप डाटा देख रहे हैं ना, इस प्रकार से प्रतिशत आपको परेशान कर सकते हैं एग्जाम में। सिंपल आता है अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से अगर आ गया तो तब भी बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे वर्षों के लिए, तथा दूसरे भाग को 4% की दर से 4.5 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया गया। दोनों स्थितियों में ब्याज की राशि है समान, इसलिए हम बीच में लगाते हैं बराबर। अब क्या करना है, तो जैसे आप कर रहे थे, दो भाग हमने मान लिया, पहला भाग ए है और ए को दिया गया है किस हिसाब से, 2.5% की दर से 3.5 वर्ष के लिए, 3 सही 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1, 2 दूनी 4 और 1 हो गया 5/2, दर गुणा समय, दर गुणा समय, 3 दूनी 6 और 1 7/2। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिख लेना है बराबर। दूसरा भाग हो गया हमारा बी, दूसरा भाग हो गया हमारा बी, और बी पर कैसे दिया है,
4% की दर से, यहां प्रतिशत आपको लगाना है, यहां ये लो, ये है अपना प्रतिशत, ये प्रतिशत अगर आप छोड़ भी देते हैं तब भी नुकसान है नहीं, क्योंकि दोनों साइड प्रतिशत है, कटता ही है। तो 2 2 3 4 और 1 5/2 प्रतिशत गुणा 3 दूनी 6 और 1 7/2। ऐसे ही बी का 4% गुणा 4 दूनी 8 और 1 9/2। ठीक है ना। अब आपको पक्षांतर आना चाहिए। पक्षांतर कैसे करते हैं पक्षांतर भाई? पक्षांतर करने के लिए भाई आपको संख्या संख्या आप चाहे एक साइड लिख लो, एबीसीडी एक साइड लिख लो, लेकिन अगर आप ये बात समझ जाते हैं कि यहां से ये वाली संख्याएं कट जाती हैं तो हमें काट लेना है। जैसे हमने कहा प्रतिशत से क्या कट जाएगा, देखो प्रतिशत कट जाएगा, इस 2 को बराबर के उस साइड ले जाओगे, फिलहाल नीचे है, उस साइड जाके देखो ऊपर आएगा ना, तो नीचे से ऊपर वाला काटते हैं, इससे अच्छा 2 से 2 यहीं पे काट दो। अब क्या बचा है, अब आप बिल्कुल आराम से पक्षांतर कर लो, ए बी को यहां बुला लो, ठीक है ना, बराबर क्या बचा है, वहां बचा है 4 गुणा 9, बचा ना, ठीक। और यहां क्या बचा है, ये 2 2 उस साइड जाएगा, तो नीचे था इसलिए उस साइड जाके आएगा ऊपर, और ये 5 गुणा 7 ऊपर है, उस साइड जाएगा तो कहां आ जाएगा, 5 गुणा 7 आ जाएगा नीचे। ये पक्षांतर आपने किया ना, हमने सिर्फ अभी 2 से 2 काटा है, बी को यहां बुला लिया है, 4 गुणा 9 बचा था, सामने लिखा रहने तो ये जो 2 2 कहां है, अभी नीचे, नीचे मतलब भाग में, भाग की संख्या का आप पक्षांतर करते हैं तो कहां जाता है, गुणा में, सामने। ठीक है, ऐसे ही ये 5 गुणा 7 यहां ऊपर था, उस साइड जाके नीचे आएगा। क्या किसी से कोई कट रहा है, कोई संख्या आपस में कटती दिख रही है, तो कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है। अब क्या करना है, हमें करना है 9 चौके 36 और 36 दूनी हो गया यहाँ पे देखो 72, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 72:35, यानी कि ए रेशियो बी। पहली राशि है 72 और दूसरी राशि है 35, पहली राशि है 72 और दूसरी राशि है 35। अब हमें दोनों को जोड़ लेना है, 2 और 5 हो गया हमारा 7, और 7 और 3 हो गया 10, यानी कुल मिला के हमारा मूलधन है 107। ये हमारा किस चीज का अनुपात होता है, तो आप कहेंगे सर मूलधन का अनुपात होता है। उनके हिसाब से 4280 कुल मूलधन, हमारे हिसाब से कुल मूलधन है 160, गुणा चाहिए क्या, दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग क्या माना था भाई, दूसरा भाग हमारा बी है, तो दूसरा भाग है 35, यानी 35 की वैल्यू आपको बताना है। 107 एकम 107, 107 से कितने बार जाएगा, 100 चौके 400 हो गया, और 7 चौके 28, यानी कि 4 बार, 100 का 4 बार 400, 7 का 4 बार 28, शून्य का शून्य, और 35 चौके कितना हो गया, 35 दूनी 70 दूनी 140, यानी आंसर होने वाला है 1400। 4 पंचे 20, यहां आएगा शून्य 2, 4 तिया 12 और 2 देखो 14, शून्य का शून्य, इस तरीके से आप बता सकते हो, आंसर है 1400। ठीक है ना। तो कैसा भी डाटा आ जाए, बस आपको यथावत लिखना है, जितना पक्षांतर होता है करिए, फिर जब नहीं कटता है तो गुणा करा दीजिए। चलिए, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% दर से और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, 10% पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। वो वाला क्वेश्चन अलग था इसके पहले जो हमने किए हैं, और ये क्वेश्चन अलग है। अलग कैसे हो गया सर, अलग ऐसे हो गया कि उसमें उसने हमें बताया था कि 2 स्थितियों में ब्याज कैसा मिल रहा है, समान, दोनों में अलग अलग 2 लोगों को दिया था, ये थी हमारी कुल राशि। यहां भी 2 लोगों को अलग अलग दिया है, एक को दिया है 10% पर, दूसरे को 12 पर, और इसमें हमें दिया है औसत, उन दोनों का औसत, यानी दोनों से कुल मिला के। जब 2 प्रकार की कैटेगरी है, आपके पास एक 10%, मतलब आपने एक 15 के हिसाब से दिया है, एक आपने 10 के हिसाब से दिया है, और दोनों से कुल मिला के 12% आपको ब्याज मिला है। तो जब 2 प्रकार की कैटेगरी है और दोनों को मिला के उनका रिजल्ट दिया है, तब हमारी मेथड बदल जाती है, बहुत ही सरल और आसान हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एलिगेशन। हमें सिर्फ अलग अलग करना है, यानी कि पहला भाग, 2 भाग है ना, पहला भाग और दूसरा भाग, ये हमारा दूसरा टाइप है क्वेश्चन का।
पहले भाग पर जो हमें ब्याज मिला है वह मिला है 15%, दूसरे भाग पर हमें जो ब्याज मिला है वह मिला है 10%। और उसने हमें बताया वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया, व्यक्ति को कुल दोनों का कुल दिया है ना, तो इन दोनों से मिला के जो ब्याज मिला है वह मिला है 12, यह लिखते हैं बीच में। और उसके बाद हम लगाते हैं एलिगेशन, यानी इस तरीके से क्रॉस में। जब हमने आपको मिश्रण पढ़ाया है, वहां मिश्रण एलिगेशन दोनों पढ़ाया है, वहां हमने ये चीजें आपको सिखाई हैं। दो कैटेगरी हो गई, एक 15% पर, एक 10% पर, और दोनों को मिला के मिला है 12%। तब हम इस तरीके से अनुपात निकाल सकते हैं। वहां क्यों नहीं निकाला इस तरीके से? क्योंकि हमें दोनों का मिला के ब्याज पता नहीं था, दोनों से कुल मिलाकर कितना ब्याज मिल रहा है ये हमें पता नहीं था। उसने हमें दूसरे तरीके से बताया था कि दोनों का ब्याज जो है समान है, तो हमने बराबर करके इनके अनुपात निकाले थे। यहां भी क्या निकाल रहे हैं? मूलधन का अनुपात। सर मूलधन का ही अनुपात क्यों निकलेगा? ये तो दर है। तो भाई ये जो दर होती है, जब हम दर बनाते थे, या आपसे मैं पूछूं कि ब्याज मिलता किस पे है, तो मूलधन पर, जिसके आधार पर गणना होती है डाटा की, यहाँ वह निकल के आता है। यानी कि ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन पर, इसलिए यहाँ जो अनुपात निकल के आएगा वह मूलधन का आएगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही 10 और 12 का डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्रॉस में इनका डिफरेंस लिखना है, तो डिफरेंस है यहाँ पे 2। ठीक वैसे ही 12 और 15 का डिफरेंस आप लिखेंगे तो यहाँ डिफरेंस आएगा 3। तो ये हमारा अनुपात आ गया 2:3, यानी 15% के हिसाब से जो मूलधन था वह 2 था, और जो 10% वाला मूलधन था वह 3 था। इस प्रकार कुल मूलधन है 5। उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से चाहिए क्या? उनके हिसाब से कुल मूलधन दिया है 15,000, हमारे हिसाब से कुल मूलधन दिया है 5, गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए? 10% पर दिया गया, 10% पर दिया गया धन ये रहा 3, यहां आपको लिख देना है 3। कहीं भी प्रतिशत लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों जगह प्रतिशत है, तो प्रतिशत 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 कैंसिल हो गया, इसलिए नहीं लिखा। 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 शून्य का 3 शून्य, 3 तिया 9,000, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। बाद में उसे 4/5% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन बताइए। एक को दिया है 4% के हिसाब से, दूसरे को दिया है 5% के हिसाब से, और दोनों से कुल मिला के मिला है 4/1/5। कई बार हमें इस तरीके से भिन्न में भी संख्याएं एग्जाम में देखने को मिलती है। घबराना नहीं है, जैसे सिखाया है बिल्कुल वैसे ही करना है। कुछ चीजें नई होती हैं तो उन्हें हमें सीखना होता है। तो 5,000 रुपए आंशिक रूप से दिया है, 5 में से पता नहीं किसको कितना दिया है, तो उसके लिए हमें रेशियो की जरूरत है भाई, मूलधन का अनुपात चाहिए। पिछले क्वेश्चन में दूसरे प्रकार का डाटा था तो हमने बराबर करके अनुपात निकाला था, अब एलिगेशन से निकाल रहे हैं। तो पहला दिया है 4 के हिसाब से और दूसरा दिया है 5 के हिसाब से, और दोनों पे बाद में उसे 4/5% औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब दोनों से कुल मिलाकर। तो 4 पंचे 20 और 1 हो गया हमारा 21/5। तो आपको यहाँ 21/5 लिख देना है, कोई भी दशमलव लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना? अगर आप दशमलव लिखेंगे तो आपको दशमलव के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं अगर भिन्न है तो भिन्न ही लिख दो। अब होगा क्या कि सर हमसे तो ये घटाते नहीं बन रहा है कि 21/5 और 5, ये तो आपने फंसा दिया हमें। बिल्कुल नहीं फंसाया है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा आज कि कभी भी भिन्न आ जाए इन 3 जगह, मतलब 3 संख्याओं में से कहीं भी आपको भिन्न आ जाए पूरे एलिगेशन में, तो क्या करना है भाई? आपको परेशानी तो इस 5 से है ना, अगर ये 5 नहीं होता तो आप कर ही लेते। तो हमें परेशान कर रही है बटे वाली संख्या, बटे की संख्या परेशान कर रही है, और बटे में कौन परेशान कर रहा है? 5। तो जो परेशान कर रहा है उसका गुणा करा दो सब जगह, यानी कि बटे की संख्या 5 से हमें दिक्कत है, अगर ये 5 नहीं होता तो हम कैलकुलेशन कर लेते। तो हमें परेशान कर रहा है कौन? 5। तो इस 5 का गुणा आपको बिल्कुल सब जगह करा देना है, सब जगह मतलब तीनों जगह, इस तरीके से। होगा क्या? 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा, 4 पंचे हो गया 20, पचम 25, और ये हो गया 21 का 21। इससे हमारे रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पुराने अनुपात से इससे लेना देना है नहीं। और बिल्कुल जैसे आप करते आ रहे थे उसी तरीके से आपको कर देना है, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर पाएंगे। 25 में से 21 गया, यहाँ आएगा 4, और 20 और 21 का डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि अनुपात हो गया 4:1। कुल हो गया 5। कुल क्यों? क्योंकि हमारे पास कुल मूलधन दिया है, उनके हिसाब से कुल मूलधन है 5,000।
हमारे हिसाब से कुल मूलधन है 5, हमें चाहिए है कौन सा, 4 के हिसाब से। 4 के हिसाब से याद रखना है आपको, ये है 4, ये है 5 इस साइड वाला, ठीक है ना, और दिख भी रहा है 4 वाला ये है। 4 के हिसाब से कितना दिया था, 4। 4 के हिसाब का अनुपात कितना है, 4:1 है। 4% वाला मूलधन है 4 और 5% वाला मूलधन है 1। फिलहाल बताना है 4 वाला, तो ये वाला 4 हमने यहाँ पे लिखा है। 5 से 5 एकम, एक बार, 3 शून्य का 3 शून्य, 1000 गुणा 4 कराएंगे, आंसर हो जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए 6000 रुपए की राशि है 4% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि को 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 3 वर्षों के बाद 900 रुपए ब्याज आता है, तो 4% दर पर कितने रुपए उधार दिया गया। जल्दबाजी करोगे फंस जाओगे, आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। देखो 4% वार्षिक दर यानी 1 साल की दर है 4, 7% वार्षिक दर मतलब 1 साल के लिए है। लेकिन यहाँ पे जो आपको ब्याज मिल रहा है वह तो मिल रहा है आपको 3 वर्ष का। 3 वर्षों के बाद आपको ब्याज मिला है 900 रुपए, तो 4% दर पर कितने रुपए उधार दिए गए। सर हमें दर तो मालूम है 4%, 7%, लेकिन बीच वाली दर गायब है। और इस क्वेश्चन में उसने यह भी नहीं बोला कि दोनों से मिलने वाला ब्याज जो है बराबर है, तो हम बराबर करके भी इसका अनुपात नहीं निकाल सकते। अरे भाई बीच वाला प्रतिशत नहीं दिया है, दोनों से कुल मिलाकर जो प्रतिशत नहीं दिया है, तो क्या हुआ, आपको उसने बताया तो है कि 3 वर्षों में ब्याज कितना मिल गया है, 900। यदि दी गई, यदि 3 वर्षों के बाद 900 रुपए ब्याज आता है 3 वर्षों के बाद, ये इसने आपको जो ब्याज बताया है वह बताया है कुल ब्याज। क्या बताया है, कुल। तो आपको कुल दर निकाल लेनी है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, दोनों से मिलने वाला कुल ब्याज 4 से ही 1/5%। उसके पहले दोनों से मिलने वाला कुल ब्याज था 12%, यानी कि कुल ब्याज की हमें क्या नहीं दी है, दर। तो भाई कई बार दर नहीं दी होती है, वो ब्याज बता देता है, आपको दर बनाना है। तो 3 वर्षों का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज हमें दे रखा है, 3 वर्ष का ब्याज हो गया 900 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज 300 रुपए हुआ ना, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 300। बोलो होगा ना, 3 से जाएगा 3 तिया 9, शून्य का शून्य, 1 की वैल्यू निकालते हैं तब कराते हैं भाग। 1 वर्ष का ब्याज है 300 रुपए, क्योंकि दर होती है वार्षिक, इसलिए हमेशा आपको 1 वर्ष का ब्याज मालूम करना है। उसे 300 रुपए का ब्याज मिला है कुल पर, किस पर, कुल पर, और कुल राशि कितनी थी, 6000। यहां से हमें दर बना लेना है। ब्याज मिलता किस पे है, मूलधन पर। 6000 पर 300 रुपए वार्षिक ब्याज मिला है कुल। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, 6 एकम 6 पंचे 30, यानी कि फाइनल जो दर है वह है 5%। कुल मिलाकर उसे 5% ब्याज मिलता है, सिर्फ आपको यहां लिखना है 5। और इस तरीके से आप एलिगेशन फिर से लगा सकते हैं। कई बार दर नहीं बताता है, बताता है बीच का ब्याज, उस ब्याज से आपको क्या निकालना है, दर। तो बस एलिगेशन लगा दीजिए इस तरीके से। क्रॉस में आपको 7 और 5 का गैप हो गया 2, 5 और 4 का गैप हो गया 1, तो कुल मूलधन जो हो गया आपका 3। उनके हिसाब से कुल मूलधन दे रखा है 6000, हमारे हिसाब से कुल मूलधन है 3। चाहिए क्या है, 4% के हिसाब से, तो ये अपना 4% वाला है। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो, 4% वाला और 7% वाला, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। 4 वाला ये रहा, मतलब इस अनुपात की वैल्यू आपको बताना है 2। 3 एकम 3 दूनी 6, 3 शून्य का 3 शून्य, 2000 का 2 में गुणा कराएंगे, आंसर होने वाला है 4000। और यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ की वो दर नहीं बताता है, तो आपको दर बना लेना है। कैसे बनाएंगे सर, हमेशा 1 वर्ष का ब्याज लिखना ऊपर। 1 वर्ष का क्यों, क्योंकि दर होती है वार्षिक, ये देखो लिखा ना वार्षिक, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो कुल मूलधन, तो कुल दर आपको पता चल जाएगी। चलिए, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% दर पर और शेष रुपए 4% दर पर उधार दे दिया। ठीक, 1 वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले, उसने 5% दर पर कितने रुपए उधार दिए। तो देखो इसमें भी उसने हमें ब्याज बताया है, और अच्छी बात यह है कि उसने हमें 1 वर्ष का ही ब्याज बता दिया। क्यों, क्योंकि दर होती है वार्षिक। कई बार ज्यादा वर्ष का ब्याज बताता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 3 वर्ष का ब्याज बताया था, 3 वर्ष का 900, तो हमने बोल दिया था 1 वर्ष का 300 रुपए होगा।
इसमें 1 वर्ष का ब्याज दिया है। तो पहले तो हमें कुल दर निकाल लेनी है कि कुल ब्याज कितना मिला है। कुल ये देखो कुल ब्याज 92 मिला है और ये ब्याज मिला है हमें कितने पर 2000। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य गया यहाँ पे और कटता है, काट लीजिए। 4 से जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इससे आगे नहीं काटना है। 23/5 प्रतिशत फाइनल हमारी दर है, फाइनल दर जो हमें बीच में लिखना है। सर बटे से 5 क्यों नहीं काट रहे, दशमलव में क्यों ले जाएं? क्योंकि हमारे पास तो एक बेहतरीन टेक्निक है। कुछ रुपए दिए हैं उसने 5% के हिसाब से, प्रतिशत लिखने की कोई भी जरूरत है नहीं। और कुछ रुपए दिए हैं उसने 4% के हिसाब से, और दोनों से कुल मिलाकर उसे मिला है 92 रुपए ब्याज। इस 92 की हमने दर बनाई है तो दर आई है 23/5%, यानी हमें यहां लिखना है 23/5। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है सर कि यहाँ पे हमें ये 5 परेशान कर रहा है। अरे भाई परेशान कर रहा है तो इस 5 का गुणा करा दीजिए आप सब जगह। ये लो करा दिया 5 का गुणा। होगा क्या कि 5 से 5 चला जाएगा, कट गया। अब क्या नए अनुपात आ गए, 5 25 और 4 पंचे 20, दिख रहा है ना। और यहाँ आपका 23 का 23, क्योंकि 5 तो कट गया। और एलिगेशन बड़े आराम से आपको यहाँ पे लगाना है। 23 और 20 का अंतर आप लिखने जाएंगे, यहाँ आएगा 3, और यहाँ और इनका ऐसे क्रॉस में अंतर लिखते हैं। 25 और 23 का अंतर हो गया 2। ये होता है दोस्तों हमारा अनुपात। आपको याद रहे ये है 5% वाला, ऐसे लिख सकते हो, और ये है हमारा 4% वाला धन। तो 5 वाला धन है 3 और 4 वाला धन है 2, और दोनों मिला के हो गया 5। उनके हिसाब से कुल मूलधन हमें दे रखा है, कितना है? कुल मूलधन है दोस्तों 2000। हमारे हिसाब से कुल मूलधन है 5। क्या चाहिए? 5% दर पर। क्या ये 5 वाला है? नहीं, ये तो सर 4 वाला है। 5 वाला है 3, यानी 3 की वैल्यू हमें बताना है। 5 से जाएगा 5 एकम 5 चौक 20, 2 शून्य का 2 शून्य, 400 तिया करेंगे, यहां आ जाएगा दोस्तों 1200। कहां है भाई 1200? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो आज हमने कुछ क्वेश्चनों को सीखा है कि एलिगेशन का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कई बार दर दी होती है, किस प्रकार की दर, तो कोई भी संख्या एग्जाम में आ सकती है। यह हमारे मतलब कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं जैसा तो है नहीं कि जो हम बुक पढ़ेंगे उसी में से। हमें सिर्फ क्वेश्चन की भाषा समझनी है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है। एग्जाम हॉल तक सिर्फ आपकी समझ जाएगी। कोई भी चीज आप ऐसे याद करके नहीं जा सकते हैं कि ऐसा का ऐसा ही आएगा, इसका आंसर याद नहीं कर सकते, नहीं। वहां संख्याएं बदलेंगी, डाटा बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, वह है उसका कॉन्सेप्ट। कैसी चीजें बनती हैं, कैसी चीजों को सॉल्व किया जाता है, हमेशा इन चीजों को सीखने पर जोर देना है आपको। ठीक है ना। तो चलिए फिर, आज हमने बेहतरीन टाइप सीखा। इसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन लिए थे। एक में हमने एलिगेशन का इस्तेमाल किया है और एक में हमने अनुपात निकाले थे, क्योंकि उसमें समान ब्याज का कॉन्सेप्ट था। तो चलिए फिर मैं आपको बहुत जल्द लेके आऊंगा, यानी कि अब हमारी अगली क्लास जो होगी वह चक्रवृद्धि ब्याज पर होगी। हमने साधारण ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं। कॉन्सेप्ट तो दोस्तों और भी होते हैं, लेकिन क्या है कि उस हिसाब से जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूं। लेकिन क्या है, बच्चों तक अभी क्लास पहुंच नहीं रही है। उसके लिए अगर आप थोड़ा बहुत सहयोग करें तो शायद मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। मुझे भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ भाई 100 बच्चे मुझसे आस लगाए बैठे हुए हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कभी 42 बच्चे देख रहे हैं, कभी 50 बच्चे देख रहे हैं। तो जो जिस प्रकार का डाटा है उस हिसाब मतलब लोगों तक पहुंच जाए तो अच्छा है। तो आप अपना सहयोग बनाए रखिए और उसे बढ़ाइए थोड़ा सा, ताकि बहुत लोगों तक अपनी क्लास पहुंचे। अगर ज्यादा लोग उसे देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, मेरे अंदर भी एनर्जी आएगी। क्या है, एक सेटअप तैयार करने में, क्वेश्चन बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत भी लगती है। तो जाहिर सी बात है कि उस मेहनत का फल मुझे थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। और बाकी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं मेहनत इसी प्रकार से करता रहूंगा। ये तो हो गई बात कि भाई अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो जरूर करिए। लेकिन अगर आप मेरी क्लास आगे तक पहुंचाएंगे तो शायद मेरे लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा ही रहेगा। तो चलिए, आप तो पढ़ते रहिए, जितने भी लोग देखेंगे मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहूंगा और एसएससी जीडी कांस्टेबल तक अच्छा डाटा आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि इसी वर्ष आपकी बात बन जाए और आप सफल हो जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।